हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिथिला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और ऐसा लगे कि यह शिक्षाप्रद है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। फ्रेंड्स, बेसिक एस्ट्रोलॉजी के आज के चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे काल सर्प दोष के बारे में। ग्रहों की वह कौन सी स्थिति होती है जब किसी भी व्यक्ति के कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण होता है, व्यक्ति के जीवन पर उस काल सर्प दोष का क्या प्रभाव पड़ता है और उसके क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि उसके शुभ अशुभ प्रभाव में कमी आ जाए। तो आइए हम लोग डिस्कस को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड में 12 राशियों के नाम लिख दिए हैं, मेष से लेकर के मीन तक। उनके जो अधिपति स्वामी हैं उनके नाम हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ पे हमने एक लग्न कुंडली बनाई है और यहाँ पे हाउसेस के नाम हमने उसमें लिख दिए, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी में टोटल 9 ग्रहों के बारे में बताया गया है, जिसमें कि राहु और केतु ये दोनों छाया ग्रह हैं। बाकी जो 7 हैं वो जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह, टोटल 9 ग्रह के बारे में बताया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि जब राहु और केतु बाकी 7 ग्रहों को, जब राहु और केतु बाकी 7 ग्रहों को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, अपने प्रभाव में कर लेते हैं, तब जा कर के उनके अशुभ फल जो हैं सभी ग्रहों के ऊपर पड़ते हैं और कुंडली के ऊपर भी पड़ते हैं। तब जा कर के इस कालसर्प योग का निर्माण होता है। अब ये राहु और केतु सारे ग्रहों को अपने प्रभाव में कैसे कर लेते हैं, तो जैसा कि आप जानते भी होंगे, मैं फिर से बता देता हूँ। जहाँ पे भी राहु बैठते हैं उसके जो अपोजिट घर होता है, जो सामने वाली घर होती है, 7वां घर, वहाँ पे केतु होता है। चाहे कहीं भी कुंडली में बैठेगा, किसी भी के भी बर्थ चार्ट में आप उठा के देख लीजिए, अगर राहु यहाँ होंगे तो केतु यहाँ होंगे, अगर राहु यहाँ होंगे सेकेंड हाउस में तो केतु यहाँ होंगे 8th हाउस में, अगर राहु होंगे 3rd हाउस में तो केतु होंगे 9th हाउस में, अगर राहु होंगे 4th हाउस में तो केतु होते हैं 10th हाउस में। इस तरह से जहाँ पे भी राहु बैठेंगे उसके अपोजिट में पैरेलल में केतु बैठते हैं। तो इसका जो है, इस काल सर्प दोष में सबसे बड़ा योगदान इसी का है कि जहाँ पे भी राहु और केतु बैठते हैं उसके वन साइडेड एक तरफ में अगर बाकी 7 ग्रह वहाँ पे सिमट के रह जाएं तो ऐसी स्थिति को काल सर्प दोष के नाम से जाना जाता है। अब यह स्थिति कब बनेगी, तो जब राहु 1st हाउस में होगा और केतु 7th हाउस में होगा और सारे ग्रह इस तरफ आ जाएंगे या सारे ग्रह इस तरफ आ जाएंगे। यहाँ मान लीजिए राहु यहाँ पे 1st हाउस में और केतु 7th हाउस में है और बाकी जो ग्रह है हुआ ये पूरे इतने 8th हाउस में, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस और 1st हाउस और यहाँ 7th हाउस, इधर ही पूरे ग्रह सिमट के रह जाएं। तो इस जगह में ऐसा कहा जाता है कि कालसर्प दोष का, उस कुंडली में कालसर्प दोष है, या इस तरफ हो या इस तरफ हो। अब मान लीजिए राहु यहाँ बैठे हैं, केतु यहाँ बैठे हैं और सारे ग्रह इस तरफ आ जाएं, इस तरफ एक भी ग्रह ना हो, जो मतलब राहु और केतु के कंट्रोल में हो गए, तो ऐसा माना जाता है कि ये इस कुंडली में कालसर्प दोष का निर्माण हो रहा है। अब ये राहु और केतु कहीं भी हो सकते हैं, 1st हाउस में, 7th हाउस में हो सकते हैं, 2nd हाउस में राहु, 3rd हाउस में यहाँ पे केतु हो सकता है, 3rd हाउस में राहु होगा तो 9th हाउस में केतु हो सकता है। मैंने बताया यहाँ पे राहु है, यहाँ केतु है, सारे ग्रह इस तरफ हो गए या सारे ग्रह इस तरफ हो गए, तो ऐसी स्थिति में भी कालसर्प दोष का निर्माण होता है। अब इसके क्या प्रभाव होते हैं, तो राहु और केतु जहाँ बैठेंगे, जिस जगह से बैठ के इस कालसर्प दोष का निर्माण करेंगे उसके हिसाब से उनके प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन जब इनकी महादशा आती है, राहु और केतु की जब महादशा आती है, तब यह इनके अशुभ प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। वैसे आपको जीवन पर्यंत इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कुंडली में बाकी जो ग्रह हैं
वो अगर शुभ स्थिति में है और अच्छा कुछ बना रहे हैं, कुछ योग शुभ योग बना रहे हैं, राजयोग बना रहे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, या नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, तो आपको उसके अच्छे फल भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो जीवन पर्यंत आपको कष्ट ही झेलना पड़ेगा। लेकिन प्रायः ऐसा देखा गया है कि जिनकी कुंडली में भी इस तरह का काल सर्प योग बनता है, वो मतलब ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव को उनको देखना पड़ता है, और उनके मतलब हेल्थ में भी हेल्थ इश्यूज भी प्रायः देखने को मिलता है। और यह तब जब ज़्यादा बढ़ जाती है जब राहु या केतु की महादशा चलती है। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है कि अगर डिग्री इनकी कम हो, अगर राहु और केतु किसी भी हाउस में बैठे हों और इनकी डिग्री कम हो, इनके पास पावर नहीं हो, जैसा कि पहले भी मैंने बताया है कि कोई भी ग्रह 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री या 28 डिग्री 29 डिग्री में जा करके यह अस्त हो जाता है, यह मृत हो जाता है, या उसके अंदर कुछ बलहीन हो जाता है, तो ऐसे समय में इनके अशुभ प्रभाव में, इस दोष के अशुभ प्रभाव में कमी आती है, बहुत ज़्यादा कमी आती है। दूसरी स्थिति यह भी होती है कि अगर राहु और केतु दोनों अपने उच्च की राशि में बैठे हों तो भी इस जो काल सर्प दोष है, इसके अशुभ प्रभाव में बहुत कमी आती है और यह उतना अशुभ फल नहीं देता है। तो यह आपको देखना है कि आपकी कुंडली में राहु और केतु की स्थिति कैसी है, किस स्थिति में यह योग बना रहा है। उसके बाद इसके उपाय क्या हो सकते हैं, तो इसके उपाय क्या कर सकते हैं आप, इसमें आप सबसे अच्छा चीज़ है इसमें कि आप भोले बाबा की पूजा करें। भोले बाबा की पूजा करने से काल सर्प दोष में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। उसके अलावा आप राहु और केतु की बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इसकी बीज मंत्र संध्या काल में इसका बीज मंत्र का जाप किया जाता है। राहु का है ओम रंग राहवे नमः, इस बीज मंत्र का आप जाप कीजिए। और केतु का है आपको ओम किंग केतवे नमः, इस बीज मंत्र का जाप भी आप संध्या के समय कर सकते हैं। शनिवार से स्टार्ट कीजिए शाम को, और 3-4 महीना 5 महीना 6 महीना आप कीजिए, जब आपको ऐसा लगे कि हाँ ये अच्छा फल दे रहा है। अगर आपके बर्थ चार्ट में ही यह काल सर्प दोष बन रहा है तो आपको यह हमेशा अगर करेंगे एक माला तो सही रहेगा। वैसे आप 2.5 महीना 3 महीना करेंगे तो इसके जो अशुभ प्रभाव है उसमें आपको कमी आती है। उसके अलावा आप जो राहु की चीज़ें हैं उसका दान कर सकते हैं। जैसे आपको पक्षियों को दाना डालना होता है, बाजरा जौ वगैरह डालते हैं, या चीनी को इसको चींटी को आप शक्कर खिलाइए उनकी बिल के पास में डाल शनिवार को। तो इन सब चीज़ों से राहु का प्रभाव, अशुभ प्रभाव कम होता है। उसके आपके कोयला है, कोयला भी आप जलते बहते नदी में प्रवाह कीजिए, उससे भी राहु का जो प्रभाव है वह कम होता है। उसके बाद हम इसको एक डिटेल में आपको हम समझा देते हैं थोड़ा, एक कुंडली के ऊपर में। मान लीजिए अगर एक मेष लग्न की कुंडली है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 नंबर अगर लिखा हुआ है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8, 9, 10, 11, 12। मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है और यहाँ पे राहु बैठे हैं, यहाँ पे केतु बैठे हैं, और इस तरफ में सारे ग्रह आ गए। तो इस जगह में जब इस तरह का कोई आपकी कुंडली में अगर निर्माण हो रहा है काल सर्प दोष, तो ऐसे समय में राहु का आपको शांति करना पड़ेगा, क्योंकि यह स्थान जो है वह उनके जो शत्रु राशि का है, जो मंगल देव का है। मंगल देव मेष लग्न के स्वामी मंगल देव होते हैं, तो यहाँ पर मंगल देव का यह राशि है, तो इसलिए राहु यहाँ पे अच्छे फल नहीं देगा। और यहाँ पे आपको राहु की शांति के लिए उपाय करना चाहिए तो आप कोई पंडित जी से भी संपर्क कर सकते हैं जो आपकी विश्वसनीय हो, जहाँ पे आपको ठगे जाने का डर नहीं हो, उनसे भी आप इसकी शांति करवा सकते हैं। अन्यथा आप स्वयं भी कर सकते हैं, और स्वयं करना बेहतर रहेगा। आप भोला बाबा का पूजा कीजिए, या इसकी शांति करानी है तो नागपंचमी के दिन इसका अच्छा सबसे शुभ दिन माना जाता है। उसके बाद आप महामृत्युंजय का मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं। इस तरह के उपाय आप कर सकते हैं। इस सब करने में कोई कभी हानि नहीं होती है, और बल्कि आपके दूसरे ग्रह की भी अगर बुरी स्थिति होती है उसमें भी आपको इसका फायदा मिलता है। तो पूजा पाठ करने से कभी भी हानि नहीं होती है। अगर मान लीजिए राहु आपकी कुंडली में यहाँ पे हो सेकंड हाउस में और वृष लग्न में, और केतु हो यहाँ पे आपके 8वें हाउस में,
तो इस जगह में जब वृष लग्न जो है वह इनका शुक्र देव की राशि है, जो कि राहु देव के अति मित्र हैं और गुरु भी हैं। तो इस जगह में और राहु यहाँ पे उच्च के भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है काल सर्पदोष अगर बन रहा है ऐसी स्थिति में, तो आपको इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि हो सकता है इसके आपको शुभ फल ही मिले। यहाँ पे जो धन भाव है, धन भाव में राहु अकस्मात धन का लाभ भी करवाता है, तो इसके शुभ प्रभाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हमेशा काल सर्पदोष हमेशा अनिष्टकारी होता है, जो मतलब डरने की इससे कोई इतनी बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा यह अशुभ फल नहीं देता है, कभी कभी अच्छे फल भी देता है। डिपेंड करता है कि आपके कुंडली में दूसरे ग्रहों की स्थिति कैसी है। अगर मान लीजिए राहु यहाँ पे हो, थर्ड हाउस में हो, और केतु यहाँ पे हो, तो ये जो है राहु के लिए यह जो है वह थर्ड हाउस वह उच्च का भाव हो जाता है। थर्ड हाउस मिथुन में राहु जो है वृष और मिथुन ये दोनों में उच्च के होते हैं, और केतु भी वृश्चिक और धनु राशि में उच्च के होते हैं। तो इन दोनों जगहों पर अगर राहु बैठते हैं तो काल सर्प दोष का निर्माण नहीं होता है, या यूँ कहें कि इनका यहाँ पे ये अशुभ फल देने के स्थिति में नहीं होते हैं। ये अपने ज़्यादा अशुभ प्रभाव कुंडली के ऊपर नहीं डालते हैं। थर्ड हाउस मिथुन का है और वृष का है। हाँ, यहाँ पे अगर राहु बैठ जाएं और यहाँ पे केतु बैठ जाएं, तो ऐसी स्थिति में आपको राहु की शांति के उपाय करने चाहिए। उनका जो दान है वो करना चाहिए, बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके बाद ये केतु है, दोनों का ही आप बीज मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि ये चंद्रदेव की राशि है, कर्क राशि, और चंद्रदेव राहु देव के अति शत्रु हैं, तो इस जगह में आपको इनका जो है शांति के लिए इस तरह से आप देख सकते हैं। मित्र हैं तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। अगर शत्रु राशि में बैठेंगे तो परेशानी यहाँ पे देखिए 5 सिंह लग्न की है, सिंह राशि की है यह 5वां हाउस। तो यहाँ पे क्या है, सिंह राशि के अधिपति देव सूर्य हैं, सूर्य देव राहु देव के शत्रु हैं, तो इस जगह में भी इनकी शांति आपको करानी चाहिए। उसके बाद अगर यहाँ पे बैठ जाएंगे राहु देव, तो राहु देव यहाँ पे बुध देव हैं, बुध देव की राशि में बैठे हुए। वैसे राहु देव बुध देव के मित्र हैं, लेकिन ये हाउस खराब है। अब यह देखना पड़ेगा कुंडली में कि बाकी जो ग्रह हैं वो आपकी कुंडली में किस स्थिति में। बुध देव जो इस हाउस के मालिक हैं, वो अगर शुभ स्थिति में होंगे तो यहाँ पर राहु देव उतने ज़्यादा अशुभ प्रभाव नहीं देंगे। तो इस तरह से आप अपने कुंडली निकाल करके जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से आप देख सकते हैं। लेकिन एक ही डिफिनेशन है इसका कि अगर राहु और केतु के एक तरफ सारे ग्रह आ जाए तब जाकर के काल सर्प दोष का निर्माण होता है। किसी भी भ्रम में मत पड़िए। अगर कोई यह कहता है कि एक ग्रह बाहर है तो आंशिक काल सर्प दोष है, या कोई ग्रह मारक होकर के बाहर चला गया है, दूसरी तरफ चला गया है, मारक भाव में बैठा है, तो वहाँ पे काल सर्प दोष है, इस तरह की कोई बात नहीं है। यह आप अपने मन से भ्रम निकाल दीजिए, और जो हमने बताया है उस तरह के उपाय करने से अवश्य ही इसके अशुभ प्रभावों में कमी आती है। यह सब करके आप लोग देख सकते हैं। और इसके जो हैं काल सर्प दोष के 12 प्रकार बताए गए हैं, अनंत काल सर्प योग से लेकर के शेषनाग काल सर्प योग तक। तो यह इनके अलग अलग प्रकारों की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। और अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है, वीडियो हमारा आपको अच्छा लग रहा हो, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। और अगर हमारे चैनल के और अन्य उपयोगी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए गए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। और इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड होते ही आप तक मैसेज पहुंच जाए। और कमेंट भी कीजिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। धन्यवाद।